ना दहेज लेंगे ना देंगे। जब जवान बेटी घर में हो तो माँ बाप और पूरे परिवार को उसकी शादी की चिंता लगी रहती है। सोनम भी अपने घर की इकलौती बेटी थी। उसकी शादी की उम्र हो चली थी। अब सभी घर वाले उसकी शादी का विचार करते हैं। अंकित बेटा, सोनम की उम्र हो चुकी है, कुछ भी करके इस साल उसकी शादी हो जाए तो अच्छा है। अब सही कह रही है माँ, मैं करता हूँ कुछ। घर वाले आपस में विचार तो कर लेते हैं कि वो सोनम की शादी इस साल करवा देंगे, पर सोनम का परिवार दहेज के खिलाफ था। ना तो वो दहेज लेना चाहता था और इसी वजह से सोनम की शादी नहीं हो पा रही थी। पर फिर भी जैसे तैसे करके सोनम का रिश्ता अमर के साथ तय कर दिया जाता है। चलो अच्छा है, मेरी ननद का अच्छे घर में रिश्ता तय हो गया। और उससे भी अच्छी बात यह है कि कोई लेन देन नहीं है, हमें दहेज से छुटकारा तो मिला। बहू, भले ही हम दहेज के खिलाफ हैं और लड़के वालों ने भी दहेज ना मांगा हो, पर हमारा फ़र्ज़ तो बनता है ना कि हम शादी में अपनी बेटी को कुछ दे। वैसे भी इस दहेज के चक्कर में मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है। मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद उसकी शादीशुदा ज़िंदगी पर कोई फ़र्क पड़े। क्यों नहीं माँ जी, आप जो चाहे वो दीजिए अपनी बेटी को। वैसे दहेज तो एक बहाना है। सोनम दीदी कुछ खास सुंदर नहीं है, इसलिए उनका रिश्ता नहीं हो रहा था। 27 साल पर ही सही इनका रिश्ता तो हुआ। आस्था, तुम कहना क्या चाहती हो कि हम कंजूस हैं? हम अपने घर की बेटी को दहेज नहीं देना चाहते, इसलिए उसे इस उम्र तक घर में बिठा कर रखा था। भूलो मत, हमने तुम्हारे घर वालों से भी 1 रुपया दहेज में नहीं लिया था। हाँ भाभी, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे अब आप क्यों भड़कने लगे? कोई गलत नहीं कह रहा, सब अपनी जगह सही है। पर जो भी कहो, भले ही माँ जी ने हमारे घर वालों से दहेज नहीं मांगा, पर क्या हमारे घर वालों ने दहेज देने में कोई कमी छोड़ी? आपकी कुछ ना मांगने पर भी हमारे घर वालों ने सब कुछ दिया ना। इसलिए आप भी अपनी बेटी को जो देना चाहती हैं दे दीजिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। आस्था और पूर्वी को किसी भी चीज़ से कोई ऐतराज़ नहीं था। समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते शादी का दिन पास आ जाता है। सोनम के दोनों भाई शादी में बहुत पैसे खर्च करना चाहते थे, पर अफसोस उनके पास पैसे नहीं बचते। ऐसे ही एक दिन, आस्था, इस महीने मेरी सैलरी नहीं मिली है और अगले महीने की सैलरी भी कट कर आएगी। हाथ थोड़े टाइट चल रहे हैं, अगर तुम्हारे पास रखे हो तो कुछ पैसे दो ना प्लीज़। आखिर तुम्हें करना क्या है उन पैसों का? अरे दो ना यार, कितना सवाल जवाब करती हो। मेरी बहन की शादी है, मैं अपनी बहन की शादी में ज़्यादा ना सही पर उसके कपड़े और गहनों का तो खर्चा उठा ही सकता हूँ ना। अंकित अपनी बहन की शादी में पैसे खर्च करने के लिए अपनी बीवी से कुछ पैसे ले लेता है। वहीं दूसरी ओर राजू के पास भी शादी में पैसे खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते और वो अपनी बहन की दुहाई देकर अपनी बीवी से पैसे मांगता है। पूर्वी, मैं सोनम का छोटा भाई हूँ। भैया सोनम की शादी का लहंगा और उसकी शादी का खर्चा उठा रहे हैं। मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं अपनी बहन को शादी में कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें दे दूँ या फिर फर्नीचर का सामान ही दे दूँ। अपनी बहन को ना कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर माँ या आपकी बहन की ससुराल वाले कुछ बोली तो उनसे कह देना हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं और मेरे पास ना कोई पैसे नहीं है। अगर मांगना ही है तो अपनी माँ से मांग लो। पूर्वी राजू को 1 रुपया नहीं देती और राजू अपनी बहन की शादी में दोनों हाथ खोलकर पैसे खर्च करना चाहता था। इसलिए दोनों भाई मिलते हैं और आपस में बात करते हैं। भाई, मैंने तेरी भाभी से कुछ पैसे ले तो लिए थे, पर वो तो मेरी अपनी शॉपिंग की चीज़ों में ही ख़त्म हो गए। और शादी में तो तुझे पता ही है लड़कियों का कितना खर्चा होता है। समझ में ही नहीं आ रहा कि तेरी भाभी के शौक़ कैसे पूरे करूँगा। वो तो मुझसे अभी से ही डायमंड की रिंग, सोने का हार और महंगी साड़ियाँ मांग रही है। भैया, भाभी ने आपको कुछ पैसे तो दिए थे खर्च करने के लिए, पर पूर्वी ने तो मुझे 1 रुपया नहीं दिया, ऊपर से डिमांड रख दी वो अलग से। मेरी तो नौकरी भी चली गई है, समझ में नहीं आ रहा पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करूँ। दोनों भाई पैसों को लेकर आपस में विचार विमर्श कर रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र अपनी माँ पर पड़ती है और वो दोनों अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ, मैं अपनी बहन की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता, पर तुम तो जानती हो ना मेरी नौकरी चली गई है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। हाँ माँ, मैं भी अपनी प्यारी बहन की शादी में कोई कमी नहीं चाहता। भले ही लड़के वालों ने दहेज नहीं मांगा और ना ही हम दहेज दे रहे हैं, पर मैं अपनी बहन को हर एक चीज़ देना चाहता हूँ। माँ, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं कि मैं ये सब कर सकूँ, पर आप अगर मुझे पैसे दे देती तो मैं अपने और घर के सपने पूरे कर देता।
बाद में धीरे धीरे मैं आपको सारे पैसे वापस कर दूंगा। मैं जानती हूँ मेरे बच्चों, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसलिए तुम खुद को कितना लाचार समझ रहे हो। पर तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी, पर अपनी बहन की शादी में कोई कमी मत रखना। अपनी बहन और इस घर को दुल्हन की तरह तैयार करना। दोनों भाई अपनी माँ से सारे पैसे तो ले लेते हैं, पर खुद के ऊपर सारे पैसे खर्च कर लेते हैं। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है, पर शादी के घर में ना कोई रौनक थी और ना ही कोई सजावट, ना कोई शोर शराबा। मानो शादी वाले दिन भी घर में सन्नाटा था। कुसुम के घर की शांति देखकर मोहल्ले की एक औरत कुसुम से कहती है, कुसुम, और दिन तो जैसे तैसे बीत गए, पर आज तो तेरी बेटी की शादी है, पर फिर भी घर में इतना सन्नाटा, ना कोई नाच, ना गाना, ना कहीं डीजे, और घर भी ऐसा सादा। यहाँ तक कि तूने अपनी बेटी को देने के लिए भी कुछ खरीदा नहीं। अरे तू दहेज के खिलाफ है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अपनी बेटी को खाली हाथ विदा करे। ऐसा कुछ नहीं है बहन, तुम्हें सब कुछ देखने को मिलेगा। मैंने अपने दोनों बेटों को पैसे दिए हैं, उन्होंने ही सारी अरेंजमेंट करी है, मेहमानों के बैठने से लेकर बारातियों के खाने तक की। बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, देखना मेरी बेटी की शादी कितने धूमधाम से होगी। कुसुम अपनी पड़ोसन को बोलकर चली तो जाती है, पर वो खुद भी परेशान थी, क्योंकि अब तक उसके बेटों ने कुछ भी नहीं किया था। कुसुम अपने दोनों बेटों के पास जाती है और गुस्से से कहती है, क्या इंतज़ाम किया है तुम दोनों ने? अब तक घर की सजावट नहीं हुई। कुसुम के ससुराल भिजवाने के लिए ना ही टीवी, फ्रिज, कूलर आया है और ना ही फर्नीचर का कोई सामान। अरे यहाँ तक कि तुम दोनों ने सुमन के गहने भी नहीं खरीदे। पता नहीं खाने का तुमने अरेंजमेंट कैसे किया होगा। घर में मेहमान आ चुके हैं, सब मुझसे एक ही बात पूछ रहे हैं, क्या जवाब दूं मैं उन्हें? आखिर क्या किया तुम दोनों भाइयों ने इतने पैसों का? माँ, अब के ज़माने में इतना शोर शराबा कौन करता है? 10 बजे के बाद वैसे ही पुलिस आकर डीजे बंद करवा देगी, इसलिए शांति से ही शादी करेंगे। अरे फिक्र मत करो, सारा अरेंजमेंट हो चुका है। कुसुम के पूछने पर भी वो दोनों भाई कुछ नहीं बताते और देखते ही देखते शादी का मुहूर्त पास आ जाता है। दुल्हन तैयार थी, बारात आ चुकी थी, पर जब कुसुम देखती है कि उसके बेटों ने शादी की कोई अरेंजमेंट नहीं की, शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से हो रही है, पर उसके दोनों बेटे और बहू किसी हीरो हीरोइन से कम नहीं लग रहे थे। ये सब देखकर कुसुम को बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपना गुस्सा दबा कर रखती है और सोनम की शादी पूरी होने का इंतज़ार करती है। अब समझ में आ रहा है मुझे कि तुम दोनों भाइयों ने मुझसे पैसे लेकर क्या किया। तुम दोनों भाइयों ने मुझसे पैसे लिए और खुद खा गए। अपनी बीवियों को ऊपर से लेकर नीचे तक हीरो से जड़ दिया, खुद भी सूट बूट पहन कर आ गए। अरे अभी गाड़ी लेने की क्या ज़रूरत थी? गाड़ी से तो तुम चारों ने ऐसे एंट्री मारी जैसे तुम चारों अमिताभ बच्चन हो। और मेरी बेटी को बड़ी बहू ने अपने गहने और छोटी बहू ने अपना लहंगा देकर मंडप पर बिठा दिया। माँ जी, आपने जो पैसे दिए थे उससे शादी तो हो नहीं पाती, और वैसे हमारे भी तो कुछ अरमान थी शादी को लेकर। अगर हमने अपने अरमान पूरे कर लिए तो इसमें गलती क्या है? तुम्हारे अरमान गए चूल्हे में, मेरी और मेरी बेटी के अरमानों का क्या? मेरी बेटी की क्या बार बार शादी होगी? अरे वो कभी कुछ बोलती नहीं, पर तुम दोनों तो उसकी भाभियाँ हो, तुम्हें तो समझना चाहिए था। मैं तुम चारों को तुम्हारी इस गलती के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी, और भूल जाना अब कि मैं कभी तुम चारों पर फिर से विश्वास करूँगी। कुसुम के दोनों बेटे शादी का पैसा लेकर खा जाते हैं, जिसके बाद फिर कभी कुसुम अपने बेटे बहू पर विश्वास नहीं करती।